Hello friends, I am Bhani Ram Dal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक और अमेजिंग क्विज लेके आया हूं और आज की जो अपनी क्विज है वो है प्लांट ब्रीडिंग की, है ना। तो प्लांट ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर के हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आज की अपनी इस क्विज के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे मैंने बायलिंगुअल दे रखा है, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विकसित उन्नत जातियों को लगाने से विविधता में जो कमी आती है उसे कहते हैं डाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू द ग्रोविंग ऑफ डेवलप्ड वेराइटी इज नॉन एज। देखो जनरली जैसे मान लो कोई प्लांट ए है, उसमें क्या होता है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी स्पीसीज होती है। कुछ वाइल्ड है, कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स है ना, कुछ तो उसके जंगली जनक भाई बंधु है, कुछ उसके रिलेटिव्स है, उसके अलावा पुरानी कुछ वेराइटियां हैं। बट हम तो इसमें से सिर्फ अभी जो मॉडर्न में चल रही है उसको लगा रहे हैं, यानी लिमिटेड डाइवर्सिटी, यानी एक सीमित विभिन्नता को ही लगा रहे हैं। इसको ज्यादा लगाने की वजह से इसके दो दूसरे रिलेटिव है उनके अंदर कमी आ जाती है और कुछ खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये जो लॉस होता है, इस लॉस को क्या कहा जाता है, यहां क्वेश्चन ये था। ए ऑप्शन है इसको जीन पुल बोलेंगे, बी ऑप्शन है डोमेस्टिकेशन बोलेंगे, सी ऑप्शन है इसको डोमेस्टिकेशन को अपने ग्रामीण बोलते हैं, सी ऑप्शन है इसको अनुवांशिक शरण या जेनेटिक इरोजन बोलेंगे, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज बोलेंगे। देखो जीन पुल तो क्या होता है, कोई भी स्पीसीज होती है उसके साथ उसका क्रॉस कितना आसानी से हो सकता है और कहां तक हो सकता है, इस तरह का जो रिलेशन होता है वो जीन पुल होता है। तो जीन पुल तो है ही नहीं। दूसरा डोमेस्टिकेशन, वाइल्ड फॉर्म से, जंगली अवस्था से उसको कमर्शियली यानी हम उसको खेती करने लग जाते हैं या उसको पालने लग जाते हैं, उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा, जेनेटिक इरोजन, अनुवांशिक शरण। अगर आप इंप्रूव्ड वेराइटियां लगाते रहते हैं तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें लॉस होता जाता है, डाइवर्सिटी में लॉस हो जाता है, डाइवर्सिटी में विभिन्नता में कमी आती है। उस विभिन्नता की कमी को अपने अनुवांशिक शरण या फिर जेनेटिक इरोजन बोलते हैं। राइट आंसर क्या है, यहां पर सी ऑप्शन राइट है। राइट आंसर क्या है, यहां पर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सेकंड क्वेश्चन, तृतीय जीन पुल में उत्पन्न संतति होती है। तृतीय जीन पुल में उत्पन्न संतति होती है। जनरेशन ऑफ टेरिशरी इज, जनरेशन ऑफ टेरिशरी जीन पुल इज, जीन पुल कौन सा है, टेरिशरी। जनरली क्या होता है, जीन पुल फर्स्ट जो होता है उसके अंदर वो सभी, किसी पर्टिकुलर अपने स्पीसीज की बात करें तो उसके वो सभी रिलेटिव्स आते हैं जिनके साथ इजिली क्रॉस हो, इजिली क्रॉस हो, इजिली जीन ट्रांसफर हो, और जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। अब दूसरे में अगर हम बात करें, जीन पुल जो सेकंड आता है, जीन पुल सेकंड आता है, तो उसमें इस ए वैरायटी के वो रिलेटिव रखे जाते हैं जिनमें जीन ट्रांसफर तो होता है बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जीन ट्रांसफर तो होता है, जीन जो स्थानांतरित है वो तो होता है बट डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। अब इससे जो जनरेशन आएगी वो स्ट्राइल फर्टाइल दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, बंदे भी हो सकती है, उर्वर भी हो सकती है। G1 में कौन सी रखेंगे, GP1 के अंदर जीन पुल फास्ट में इस ए स्पीसीज के वो सभी रिलेटिव्स, वो सभी इसके संबंधी जिनके साथ इसका क्रॉस भी इजी हो, संकरण आसानी से हो, लक्षण स्थानांतरण आसानी से हो, जनरेशन है वो फर्टाइल यानी उर्वर हो। जीन पुल जो सेकंड है, जीन पुल सेकंड है, उसमें वो रिलेटिव्स रखे जाते हैं जिनसे क्रॉस मुश्किल हो, यानी जो जीन का स्थानांतरण है वो मुश्किल हो, जो जनरेशन आए वो हो सकता है फर्टाइल यानी उर्वर भी हो सकती है और स्ट्राइल भी हो सकती है। ये जीन पुल सेकंड तक की बात बोली। इन्होंने तो थर्ड की जनरेशन पूछी, वो कैसी होगी, उर्वर फर्टाइल होगी, बी स्ट्राइल होगी यानी बंदे होगी, सी ऑप्शन उर्वर या बंदे दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, फर्टाइल या स्ट्राइल दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, डी है उपरोक्त सभी, सभी आंसर राइट है। अब मैं आपको बता देता हूं जो तीसरा जीन पुल होगा उसमें हम कौन सी स्पीसीज रखते हैं। तीसरा जो जीन पुल है उसके अंदर हम वो स्पीसीज रखेंगे, तीसरे जीन पुल में वो स्पीसीज रखेंगे जिसका क्रॉस ए से बड़ा ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, न के बराबर ही हो, कुछ अपने स्पेसिफिक टेक्निक से ही उसका क्रॉस करवा पाएंगे, स्पेसिफिक टेक्निक से ही क्रॉस करवा पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में उसका क्रॉस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है।
इस तरह की जो स्पीसीज होती है ए से जो उसकी रिलेटिव होती है उसको जीन पूल थर्ड में रखा जाता है, और यहां से आने वाली जनरेशन हमेशा कैसी होगी, स्ट्राइल होगी, बंदे होगी, क्योंकि इनका जो जीन ट्रांसफर है वो इजीली पॉसिबल नहीं है, स्पेशल टेक्निक से ही आप कर सकते हैं। इनका रिलेशन बहुत दूर का है, ये बहुत दूर के सगे संबंधी है। ये जीन पुल फर्स्ट वाले बहुत पास के हैं, जीन पुल वो सेकंड वाले थोड़े से दूर के हैं, और जीन पुल थर्ड के हैं वो बहुत दूर के हैं, जिनके साथ आप लास्ट स्पेशल टेक्निक से क्रॉस करवा सकते हैं, इसके बाहर तो करवा ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, स्ट्राइल होगा। ठीक है, तो ये जीन पुल की बात होती है। जब हम ब्रीडिंग में पढ़ते हैं जर्म प्लाज्म तो उसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के केंद्र किसने दिए थे, है ना, सेंटर ऑफ ओरिजिन गिवन बाय, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता के केंद्र भी बोलते हैं, किसने दिए थे। ए ऑप्शन है नील्सन एहिल ने, बी ऑप्शन है वेवेलियो ने, सी ऑप्शन है डेवनोपार्ट ने, और डी ऑप्शन है सूल व ईस्ट ने। किसने दिए थे भाई, जो उत्पत्ति के केंद्र है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिनको अपने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन राइट है। किसने दिए थे, वेवेलियो ने दिए थे। किसने दिए थे, वेवेलियो ने दिए थे। वेवेलियो ने 8 मेन सेंटर दिए थे और 3 सब सेंटर यानी सेकेंडरी, 8 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन, 3 सब सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे ना वेवेलियो ने। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट अपने चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है अपना, हेट्रोसिस की डोमिनेंट अवधारणा किसने दी थी। हेट्रोसिस जो होता है उसमें 2 अवधारणाएं आई थी, एक तो डोमिनेंस और एक ओवर डोमिनेंस। यहां पूछा है डोमिनेंस किसने थी। डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस इज गिवन बाय, डोमिनेंस जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी। ए ऑप्शन है नील्सन एहिल ने, बी ऑप्शन है वेवेलियो ने, सी ऑप्शन है डेवनोपार्ट ने, और डी ऑप्शन है सूल व ईस्ट ने। तो डोमिनेंस जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, डेवनोपार्ट ने दी थी। सी ऑप्शन राइट है। यहां पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है कंपेयर देन ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस की तुलना में ये ही पॉपुलर है, ये डेवनोपार्ट ने दी थी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी किसने, डेवनोपार्ट ने। कौन से ईयर में दी थी, 1908 में दी थी, 1908 में दी थी। कुछ साइंटिस्ट ने इसका फेवर किया था, जैसे मैं बात करूं ब्रूस ने, केबल ने, पेलो ने, है ना, इन्होंने इस हाइपोथेसिस का फेवर किया था। ये हाइपोथेसिस क्या होती है इसमें अपने डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लंबा लेक्चर अपना चला जाएगा। एक थी अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। अगर आपसे अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस पूछ ले तो अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस सूल व ईस्ट ने दी थी, है ना, सूल व ईस्ट ने दी थी 1908 में, 98 में। और स्पोर्ट किसने किया था, हुल ने 1945 में किया था इसको, ओवर डोमिनेंस। बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी है, ज्यादा जो प्रचलित है वो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है, विशिष्ट संयोजन क्षमता किस पर निर्भर होती है। जनरल कंबाइन एबिलिटी डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड होती है, ये पूछा गया यहां पे। ए ऑप्शन है मेल, बी ऑप्शन है फीमेल, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, दोनों पर डिपेंड होती है, और डी है वो कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। तो किस पर डिपेंड होती है। पहली बात तो जनरल कंबाइन एबिलिटीज क्या होती है। देखो, जब हम रिकरेंट सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एक जनरल कंबाइन एबिलिटी और एक स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी का डिस्कस करते हैं। जो जनरल कंबाइन एबिलिटी होती है उसके अंदर जैसे मान लो कि कोई वैरायटी ए है, कोई वैरायटी ए है, उसका क्रॉस हम करवाते हैं किसी अलग अलग से, जैसे बी से करवाते हैं, सी से करवाते हैं, डी से करवाते हैं, ई से करवाते हैं ना। तो इनके साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो इसकी एवरेज परफॉर्मेंस कैसी आती है, एवरेज परफॉर्मेंस कैसी आती है। यानी मेल बदल बदल के देखते हैं, फीमेल वही रखते हैं, तो इनकी एवरेज परफॉर्मेंस कैसे आती है। तो एवरेज परफॉर्मेंस किसमें सबसे बढ़िया आती है। एक ए का क्रॉस करवाया, फिर बी का हमने क्रॉस सी से करवाया, फिर बी का क्रॉस हमने ए से करवाया, तो हमने कितनी लाइनें ली, ए बी सी डी ई में ई ली। इसमें से पहले ए को हम फीमेल रख के और इन सब से क्रॉस करवा के, फिर हम बी को फीमेल रख के इन सब से क्रॉस, फिर सी को फीमेल रख के इनसे क्रॉस करवा के। एवरेज परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया किसकी आती है, उसको जनरल कंबाइन एबिलिटी बोलते हैं। तो जनरल कंबाइन एबिलिटी हम फीमेल क्या कर रखे हैं, सेम रख रहे हैं, और मेल है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कौन से जो फीमेल है वो क्या देगी, बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, कौन से मेल के साथ क्रॉस करने में बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, कौन से जो मेल है उनके साथ, कौन सा जो ग्रुप है उसके साथ बढ़िया परफॉर्मेंस देगी।
तो ये जो डिपेंड होती है ये किस पर डिपेंड होती है, मेल पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, मेल पे डिपेंड होती है। जनरल कंबाइन एबिलिटी क्या होती है, एक एवरेज परफॉर्मेंस होती है, एक होती है स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी। स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी के अंदर अपने एवरेज परफॉर्मेंस नहीं निकालते हैं। ए का क्रॉस हमने बी से करवाया, ठीक है, फिर ए का सी से करवाया, ए का डी से करवाया, ए का ई से करवाया। अब इनकी अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस निकाल देते हैं तब तो जनरल कंबाइन एबिलिटी है। और इनमें से देखते हैं सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसके साथ दी है, इन चारों ग्रुप में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मान लो इस तीसरे ग्रुप के साथ दी है, तो ये इसकी स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी है। और इनका जो एवरेज है वो क्या है, जनरल कंबाइन एबिलिटी है। तो जो स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी होती है वो फीमेल पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, फीमेल पे। और जनरल कंबाइन एबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, मेल पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन यहां पर राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंथेटिक किस्मों में जनक लिए जाते हैं। हाउ मेनी पेरेंट्स कैन टैक्स फॉर द सिंथेटिक वेराइटी डेवलपमेंट। सिंथेटिक वेराइटी डेवलप करते हैं तो हम कितने पेरेंट्स लेते हैं, क्योंकि सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटी के अंदर नंबर ऑफ पेरेंट्स है वो ज्यादा रखे जाते हैं, 2 से ज्यादा पेरेंट्स। जैसे हाइब्रिड के अंदर अपने 2 पेरेंट्स रखते हैं, वैसे इसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स ज्यादा रखते हैं। तो ए ऑप्शन है 2 to 4, 2 से 4 रखते हैं। बी ऑप्शन है 4 to 10, 4 से 10। सी ऑप्शन है 10 से 15 और डी ऑप्शन है 15 से 20। तो सिंथेटिक वेराइटी के अंदर अपने कितने पेरेंट्स रखते हैं, देखो राइट आंसर तो क्या है 4 to 10, यानी बी ऑप्शन राइट है। 4 से 10 पेरेंट्स अपने रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो सिंथेटिक वेराइटी होती है उसमें पेरेंट्स रखे जाते हैं 4 to 10 रखे जाते हैं। वहीं पर अगर अपने कंपोजिट वेराइटी होती है तो इसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स है या नंबर ऑफ लाइन्स है वो बहुत ज्यादा रखी जाती है। ये इसके बीच में डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंस आपके सामने, बट हम तो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पूरा इस पे हमारा डिस्कस तो चल नहीं रहा है ना, मेथड का डिस्कस चल नहीं रहा है। नेक्स्ट है, यदि संतति आसपास की सभी किस्मों से सर्वोत्तम हो जाती है तो उसे कहते हैं, इफ F1 is superior to all local variety then it is known as। हमने A और B का क्रॉस करवाया और इससे हमें वेराइटी मिली C। ये C यहां आसपास सब लगने वाली वेराइटियों से सुपीरियर निकल जाती है, तो इसको कौन सी हेट्रोसिस बोलेंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया। बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, मिड पेरेंट हेट्रोसिस या ऑल ऑफ दीज, क्या बोला जाएगा इसे। देखिए अब आप ही बता दीजिए। ए और बी 2 पेरेंट्स है, इसमें जो बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बेटर है वो बी है। बी फर्स्ट नंबर पे आता है और ए सेकंड से आता है। अगर इस सी की परफॉर्मेंस इस बी से बढ़िया है, बी से बढ़िया है, तब तो हम इसको बेटर पेरेंट्स एवरेज सॉरी बेटर पेरेंट हेट्रोसिस बोलेंगे। अगर इन दोनों की एवरेज से, इन दोनों की एवरेज से बढ़िया है तो मिड पेरेंट हेट्रोसिस बोलेंगे। बट आसपास की जितनी भी लोकल वेराइटीज है उन सब से भी बढ़िया निकल जाती है तो हम उसको स्टैंडर्ड हेट्रोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो अगर हम कोई क्रॉस करवाते हैं उसमें जो F1 जनरेशन होती है वो आसपास की सभी जो वेराइटीज होती है उनसे बेटर परफॉर्म करती है, तो उसको अपने स्टैंडर्ड हेट्रोसिस बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, हेज व गार्बर का संबंध है। हेज और गार्बर, हेज और गार्बर ने एक ब्रीडिंग के अंदर जो क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक मेथड खोजा था 1919 में, तो वो कौन सा खोजा था, कौन सा डिस्कवर किया था। ए है कंपोजिट किस्में, कंपोजिट मेथड, जो कंपोजिट वेराइटी डेवलप करने का मेथड है। बी ऑप्शन है हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करने का जो मेथड है वो। सी ऑप्शन है मास सिलेक्शन का जो है। डी ऑप्शन क्यों न अपने इनसे मिलता जुलता ही कर लेते हैं, सिंथेटिक वेराइटी। कौन सा, सिंथेटिक वेराइटी डेवलप करने का मेथड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। हार्बर और जो सॉरी हे और गार्बर जो है वो किससे रिलेटेड है, कंपोजिट वेराइटी से, हाइब्रिड वेराइटी से, या मास सिलेक्शन से, या सिंथेटिक वेराइटी से। तो इसका राइट आंसर है सिंथेटिक वेराइटी। हे और गार्बर ने सिंथेटिक वेराइटी डेवलपमेंट करने की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था, तो इसका राइट आंसर डी, जो मैंने आपको कटवा दिया था, जो पहले दिया हुआ था, गलत दिया हुआ था। सिंथेटिक वेराइटी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो मिलान कीजिए का है, मैचिंग का है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर सेट पर किसी एक का बढ़ जाना, घट जाना,
2 का बढ़ जाना, 2 का घट जाना, 2 अलग अलग सेट से 1-1 का बढ़ जाना, 1-1 घट जाना, ये क्या कहलाते हैं? एन्यूप्लॉइडी कहलाते हैं। एन्यूप्लॉइडी का रिजल्ट इस तरफ दिया हुआ है अपने को, तो अपने को बताना है कौन सी एन्यूप्लॉइडी का राइट आंसर क्या है। सबसे पहले पूछा है ट्राइसोमी, ऑप्शन है 2n+2, 2n+1, 2n-1, 2n-2। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी ट्राइसोमी बोले तो 2n+1। यदि किसी क्रोमोजोम के एक सेट में एक ऐड हो जाता है तो उसको अपने ट्राइसोमी बोलते हैं। अगर 2 अलग अलग क्रोमोजोम में एक एक ऐड हो जाता तो हम 2n+1+ लिखते, जिसको हम डबल ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अपने से पूछा गया है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी के लिए राइट आंसर 2n+2, 2n+1, 2n-1, 2n-2, कौन सा सही होगा? टेट्रासोमी होती है 2n+2, यानी इसके लिए राइट आंसर कौन सा होता है? ए ऑप्शन राइट होता है। कौन सा आंसर राइट होगा? यहां पर ए आंसर राइट होगा टेट्रासोमी के लिए। ठीक है, यानी 2n+2 है उसको टेट्रासोमी। क्रोमोजोम के एक ही सेट से दोनों के दोनों पूरा सेट ही लैप्स हो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी, यानी लैप्स नहीं, ऐड हो गया है, 2n+2 दिया। किसी क्रोमोसोम सेट पर एक सेट तो था ही, वहां पर पूरे का पूरा एक सेट आके ऐड हो गया, यानी 2 नंबर का सेट 2 बार आ गया ना एक तरह से, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी बोलते हैं। क्लियर है? एक पूरे का पूरा सेट ही आके जुड़ जाता है ना। नेक्स्ट है मोनोसोमी। मोनोसोमी के लिए राइट आंसर क्या होगा? 2n+2, 2n+1, 2n-1, 2n-2। मोनोसोमी के लिए जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सामने वाला है, सी ऑप्शन ही यहां पर राइट है। मोनोसोमी का मतलब है जो क्रोमोजोम के सेट है उनमें से पर्टिकुलर एक सेट से एक क्रोमोजोम लैप्स हो गया है, तब हम इसको मोनोसोमी बोलते हैं। और अगर 2 क्रोमोजोम अलग अलग सेट से एक एक क्रोमोजोम लैप्स हो जाता है, तब ये कंडीशन लिखते हैं, तब हम इसको डबल मोनोसोमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अगला अपने से पूछा गया है वो ये पूछा गया है नलीसोमी का एग्जाम्पल क्या है? 2n+2, 2n+1, 2n-1, 2n-2। तो नलीसोमी का एग्जाम्पल बिल्कुल इसके सामने वाला है, 2n-2 है ना। यानी कोई जो क्रोमोजोम के सेट थे उनमें से एक पूरा सेट ही लैप्स हो गया, यानी दोनों क्रोमोजोमी, सेट मतलब पेयर बोले तो जोड़ा, मतलब दोनों क्रोमोजोमी गायब हो गए, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? मोनोसोमी बोलते हैं। तो ये आज की अपने इस क्विज के अंदर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उन पे अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट डेली अपने इस तरह की क्विज लाते रहेंगे। थैंक यू।